कर दिया है, जिसके बारे में इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स हुकाम हफ्तों से खबरदार कर रहे थे, अब जारी है और गुज़िश्ता 15 से यूक्रेन के कई बड़े शहरों में धमाकों और हमलों की इत्तलात आ रही हैं। यूक्रेन में रशियन हमले की खबरों के साथ हम पर कई दिनों से बमबारी की गई है और आम तौर पर आज के दिन के वक्त में जब मुतअद्दिद ममालिक के दरमियान ग्लोबल टेंशन्स को सफारतकारी और मुआहदों के जरिए दूर किया जाता है, जंग अब तक का सबसे गैर मुतवक्का नतीजा है। लेकिन आज की सोशल मीडिया की दुनिया में जंग ने प्रोपेगेंडा की शक्ल में एक नई डायमेंशन इख्तियार कर ली है और ये प्रोपेगेंडा रशियन और मगरबी दोनों तरफ से हो रहा है और ख़ास तौर पर भारत में ये मगरबी प्रोपेगेंडा इस कदर ज़ोरदार है कि हिंदुस्तानी शहरियों को हमारे खिलाफ भड़का रहा है। यही वजह है कि आज इस एपिसोड में हम डिकोड करने जा रहे हैं कि असल में वजह क्या है। रशियन को यूक्रेन पर हमला करने का इशारा किया, जिसके बारे में मुझे यकीन है कि आप में से अक्सर पहले ही जानते हैं। दूसरी बात ये कि हम इस बात पर रोशनी डालेंगे कि मगरब किस तरह मुनाफिकाना और नहायत चालाकी से अपने खदशात को जाहिर कर रहा है और इसका हिंदुस्तान पर क्या असर पड़ रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि हिंदुस्तानी तनासर में बतौर शहरी भारत के बारे में हमें अपने फ़राइज़ को सही तरीके से निभाने के लिए क्या करना चाहिए। तो आइए चलते हैं 1955 के वक्त पर वापस चलते हैं, जब सर्दी होती थी। दूसरी जंग अजीम के फ़ौरन बाद जंग जारी थी। यूएसएसआर के यूके और यूएस के साथ आमने सामने था और इस वक्त यूएसएसआर दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क था। लेकिन हाल ही में दुनिया ने हिटलर का मामला देखा, जिसने एक ताकतवर लीडर के साथ ताकतवर फौज ने आसपास के तमाम छोटे ममालिक को फतह करने के लिए धावा बोल दिया और तकरीबन पूरे यूरोपीय खत्ते को अपनी गिरफ्त में ले लिया। इसलिए इस खौफ से कि यूएसएसआर के साथ भी ऐसा ही हो सकता है, ताकि इनकी ताकत का मुकाबला करने के लिए एक फौजी इत्तेहाद बनाया गया। अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया और कनाडा समेत 12 ममालिक ने 1949 में तश्कील दिया था और ये द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या नेटो के नाम से जाना जाता है। और इस इत्तेहाद को बनाने का बुनियादी असूल ये था कि अगर नेटो में शामिल इन ममालिक में से कोई भी इस पर हमला कर दे, इसे तमाम अक़वाम पर ज़ाती हमला तस्वर किया जाएगा। इसलिए तमाम अक़वाम को चाहिए कि वो अपनी फ़ौज को तैनात करें। अगर नेटो में इनमें से कोई भी मुश्किल में हो तो 1955 में नेटो के जवाब में सोवियत रशिया ने ईस्टर्न यूरोपियन कम्युनिस्ट ममालिक का अपना फौजी इत्तेहाद बनाया और इस इत्तेहाद को वारसा मुआहदा कहा गया। लेकिन ये वही है जो 1991 में हुआ था। खुद सोवियत यूनियन अब नहीं रहा। ये डेमोक्रेसी और आज़ादी की फतह है या बदकिस्मती से 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और वारसा बैक मुल्क ने नेटो के रुकन बनने के लिए रुख बदलना शुरू कर दिया। आज इस नेटो इत्तेहाद के 30 अरकान हैं और मैं अगर आप गौर से देखें तो आप देखेंगे कि आज नेटो तकरीबन एस्टोनिया और लातविया से होते हुए रशियन बॉर्डर्स तक पहुंच चुका है। और देर से यूक्रेन ने नेटो में शामिल होने के अपने इरादे का इजहार करना शुरू कर दिया है, जिसका मतलब है कि अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हो गया तो अमेरिका और बरतानिया समेत 31 ममालिक के लिए खतरा खड़ा हो जाएगा रूस की सरहदी लाइनों पर। और यहीं से पुतिन का एतराज़ अब आपको एक बेहतर सियाको सबाक बताने के लिए आया है कि पुतिन क्यों नाराज़ है। मैं कल आपसे एक सवाल पूछूंगी, अगर आपको बताऊं कि चाइनीज़ ने श्रीलंका और भूटान, नेपाल, पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाया है, श्रीलंका और हिंदुस्तान पर हमला नहीं करने वाले हैं, वो सिर्फ नेपाल, पाकिस्तान और भूटान की सरहद पर बैलिस्टिक मिसाइल्स और श्रीलंका में कुछ जंगी जहाज लगाने जा रहे हैं। ये सब सिर्फ इसकी हिफाजत की खातिर किया जा रहा है। मेरा आपसे सवाल है कि एक हिंदुस्तानी होने के नाते क्या आपको खतरा महसूस होगा या नहीं? अगर हाँ तो आप बिल्कुल समझते हैं कि पुतिन नेटो के पीछे धकेलने का मुतालबा क्यों कर रहा है। ये किसी भी तरह से यूक्रेन और आईएम पर हमले का जवाब नहीं बनता। यूक्रेन में मासूम इंसानों और जानवरों को जो शदीद तकलीफ पहुंच रही है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है कि पुतिन को खतरा क्यों है और इनके मुतालबात के पीछे क्या दलील है। और ये वो चीज़ है जो कि वेस्टर्न प्रोपेगेंडा चैनल्स आपको कभी नहीं बताएंगे। कहानी की तरफ वापस आते हैं।
जब यूक्रेन ने नाटो में शमूलियत का इरादा जाहिर किया तो पुतिन खुलकर सामने आए और कहा कि नाटो की तोसीक को फौरी तौर पर रोकना चाहिए। दूसरा, नाटो को पलटकर वापस जाना चाहिए जो 1997 में हुआ करता था। और आखिर में इन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन को कभी भी नाटो में शामिल होने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि नाटो ने इस बात से इनकार कर दिया कि पुतिन नाराज़ हो गया है और बिल आखिर 24 फरवरी 2022 को मुत्तहिदा धमकियों के बाद यूक्रेन पर हमला हुआ और ये मुझे दूसरे मरहले पर ले आया और वो है इक्तसादी पाबंदियां जो कि अब रशिया पर हैं। यूक्रेन पर हमला कर दिया है। दुनिया के पास दो ऑप्शंस हैं जिसमें वो पहले नंबर पर रद्द अमल का इजहार कर सकते हैं, वो जंग को सर उठा सकते हैं और अपनी फौज से जवाब दे सकते हैं जो फायरिंग का बायस बनेगी। इसकी कीमत हर मुल्क को बहुत भारी पड़ेगी क्योंकि रशिया के पास एटॉमिक वेपन्स हैं और सबसे अहम बात यह है कि यूक्रेन अभी तक नाटो का हिस्सा नहीं है, इसलिए अमली तौर पर ये कौमें अपनी फौज में मदाखलत नहीं कर सकती। इसलिए वो दूसरा ऑप्शन लेकर गए और यही मालियाती जंग है। यही वजह है कि हमने देखा है कि इक्तसादी पाबंदियाँ कहलाती हैं। सादा अल्फाज में इक्तसादी पाबंदियाँ अक्सर किसी मुल्क की मईशत को रोकने के लिए और हुकूमत पर बिलवास्ता दबाव डालने के लिए बनाई जाती हैं ताकि इस मामले में दुनिया को रोका जाए। यूके, जापान और कनाडा ने तमाम अहम रशियन बैंकों को इंटरनेशनल अदायगी की नेटवर्क से कट ऑफ कर दिया है जिसे स्विफ्ट कहा जाता है। ये अदायगी का नेटवर्क बॉर्डर्स के पार रकम की हमवार तेजी से मुंतकिली की इजाज़त देता है और इससे रशिया दरआमदी और बरामदी अदायगियों में ताख़ीर होने की तवक्का है और इसके स्लो होने की भी तवक्का है। कर्ज लेने में कमी जिसकी वजह से रशियन कंपनी को लाखों डॉलर का मुमकिन नुकसान हो सकता है। दूसरा, कनाडा, यूरोपियन यूनियन ने रशियन एयरलाइंस के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी हैं। पुतिन पर ज़ाती पाबंदियां लगाई और आखिरकार जर्मनी ने अब रशिया की नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन की मंजूरी रोक दी है। इन लोगों के लिए जो नहीं जानते, ये दोनों ममालिक के दरमियान एक मुश्तरका मंसूबा है। ये एक 1200 किलोमीटर तवील पाइपलाइन है जिस पर $11 बिलियन की लागत आई है और इसे गुज़िश्ता सितंबर में मुकम्मल किया गया था और रशिया की एक सरकारी तवानाई कंपनी ने इस मंसूबे की लागत का निस्फ हिस्सा डाल दिया है। हालांकि इस पाइपलाइन के पास अभी तक ऑपरेटिंग लाइसेंस नहीं है। रशिया की मुखालफत करने के लिए जर्मनी ने अब इसे रोक दिया है। मैं तफसील में चंद लिंक मुंसलिक कर रही हूँ ताकि आपको इस बात को मज़ीद गहराई से समझने में मदद मिले। आपको सिर्फ इतना जानने की ज़रूरत है कि ये ममालिक रशिया के खिलाफ माली जंग छेड़ने के लिए क्या कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि पुतिन दहाइयों से इक़्तिदार में है तो जाहिर है कि वो जानते थे कि ये ममालिक रशिया पर पाबंदियाँ आयद करेंगे। तो सवाल ये है कि रूस के मगरिब की मुखालफत की हिकमत अमली क्या है। इस सवाल का जवाब इस लाइन में है जो मैंने ब्लूमर्स में पढ़ी थी, जिसमें कहा गया है कि आप सिर्फ दुनिया के दूसरे सबसे बड़े इजनास पैदा करने वाले इदारे को बंद नहीं करेंगे और बुरे हालात की तवक्को नहीं करेंगे तो ये क्या होगा। इसका मतलब है कि ये पाबंदियां सिर्फ रशिया के लिए खतरा नहीं है बल्कि खुद वर्ल्ड इकोनॉमी पर भी इसके शदीद असरात मुरतब होंगे क्योंकि 2021 में रॉ ऑयल की आलमी पैदावार के 12% से ज़्यादा के मुताबिक रशिया दुनिया भर में तेल पैदा करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है। यूरोपीय यूनियन ने रशिया से 155 बिलियन मुअक्कब मीटर कुदरती गैस दरामद की जो कि यूरोपीय यूनियन की गैस की दरामदात का 40% है और इसकी कुल गैस की खपत का 40 के करीब है। तो अंदाज़ा लगाएं कि इसके बाद क्या होगा। एक तवानाई की तबाही थी जिसे दुनिया कई दहाइयों तक याद रखेगी। फ्यूचर 10 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए $120 फी बैरल यूरोपीय कुदरती गैस तकरीबन $218 फी मेगावाट घंटा है। रशिया और यूक्रेन के अलावा ऑस्ट्रेलिया में 1 मीटर टन गंदम और मकई के साथ साथ पैलेडियम, एल्यूमीनियम और निकल जैसी ज़रूरी धातुओं के बड़े बरामद कंदमदान हैं और ये धातें मोबाइल फ़ोन से लेकर ऑटोमोबाइल तक हर चीज़ में इस्तेमाल होती हैं जिसके नतीजे में गाज अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। 2008 के बाद से पैरस एल्यूमीनियम में तकरीबन €400 फी टन की सतह ने लंदन मेटल एक्सचेंज में तकरीबन €3800 फी टन रिकॉर्ड किया और तांबा पहले ही अब
तक की बुलंद तरीन सतह पर बंद हो चुका है। ये रशिया जैसी आलमी सुपर पावर पर पाबंदियां आयद करने की कीमत है। अब दो मकतबा फिक्र है। पहला कहता है कि पाबंदियों की वजह से रशियन किला कमजोर हो जाएगा और आखिरकार दस्तबरदार हो जाएगा, जबकि दूसरा मकतबा फिक्र का कहना है कि दुनिया खुद जंग जारी रखने के मुतहम्मिल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर खाम तेल मुतवक्का कीमत को छूता है $185 फी बैरल, इसके नतीजे में पूरी दुनिया में महंगाई होगी और 70 की दहाई की तरह ये भी किसी मुआशी तबाही से कम नहीं होगा। और ये वो जगह है जहाँ इस सारे ड्रामे के दरमियान हिंदुस्तान खड़ा है और हमें मगरबी प्रोपेगेंडे के बारे में क्या करने की जरूरत है। सबसे पहले आपको दुनिया की तल्ख हकीकत को समझने की जरूरत है जिसमें हम रहते हैं। इसमें जुग्राफाई सियासत में आलमी रहनुमा हकीकी इंसानों के मुकाबले में इक़्तिदार में आने वाले हरीफों को ज्यादा परवाह करते हैं, और जो इदारे अमन के सफीर नजर आते हैं वो बाज़ औक़ात ऐसे काम कर सकते हैं जो बिल्कुल पुरअमन नहीं होते। मिसाल के तौर पर प्रेसिडेंट बाइडेन और ओबामा ने इनके बारे में दिली पैगामात भेजे। वो यूक्रेन के लिए कितना महसूस करते हैं और वो रशिया की जंगी कार्रवाइयों की किस तरह मजम्मत करते हैं। और आप देखते हैं कि हर एक मीडिया हाउस दुनिया के सामने रूस की तरफ से किए जाने वाले बम धमाकों के बारे में बात कर रहा है। लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि सिर्फ 2016 में अमेरिका ने 26 बमबारी की, शाम में 170 बम, पाकिस्तान, सोमालिया, यमन, लीबिया, अफगानिस्तान, इराक के 72 बम, साल के 365 दिन, हर एक दिन और 24 घंटे, हर घंटे में 3 बम। और जाहिर है कि इन तमाम बमों ने एक दहशतगर्द को हलाक नहीं किया। मेरा आपसे सवाल है कि इनमें से कितने मीडिया हाउसेस ने इसकी कवरेज की और इसको एक सनसनी में बदल दिया। इनमें से कितने बमों ने हकीकत में ट्विटर की हेडलाइंस बनाई, ट्विटर हेडलाइंस में तब्दील हो गए। मेरा सवाल ये है कि क्यों? क्या मगरिब ने इस पर कोई असर नहीं डाला? इसकी वजह यह है कि इस वक्त अगरचे लोग मर रहे थे, बच्चे मर रहे थे, औरतें मर रही थी, इन्हें किसी हरीफ मुल्क से खतरा नहीं था। लेकिन इस बार रशिया इक़्तिदार में आ रहा है और अचानक वो इसके सफीर बन गए हैं। अब मेरी बात गौर से सुने। इसका मतलब ये है कि आपको यूक्रेन और पनाह गुज़ीरों के बहरान के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। आपको दर हकीकत में फंड्स जमा करने और मदद के लिए सब कुछ करना चाहिए, क्योंकि बेगुनाह मदद, औरतें, बच्चे और मासूम जानवर बगैर किसी वजह के मर रहे हैं। कसूर इनका नहीं है। लेकिन इनके साथ ही साथ मेरे प्यारे दोस्त, हमेशा याद रखें कि आप जो आलमी रहनुमा देखते हैं वो इस लिए खड़े नहीं होते क्योंकि वो अपनी परवाह करते हैं। इंसान या जानवर वो ऐसा करते हैं क्योंकि वो ताकत की परवाह करते हैं। और दूसरी बात ये कि हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क के शहरी होने के नाते आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अफराद के दरमियान मोहब्बत और रियासती काम में मोहब्बत दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। लिहाजा बतौर इंसान हिंदुस्तानी होने के नाते आपको यूक्रेन के लिए अतिया करना चाहिए, फंड्स इकट्ठा करें और इनकी मदद के लिए कुछ भी करें, क्योंकि तमाम इंसानों और जानवरों को तकलीफ हो रही है। लेकिन जब बात भारत जैसी रियासत की हो जो यूक्रेन नामी कंट्री की हिमायत कर रही हो, तो ये बिल्कुल नई जहत है। अगर आपने देखा कि यूएन वॉकआउट जबकि बाकी तमाम ममालिक चल रहे हैं, रशिया पर इंडिया ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि इंडिया और रशिया ने गुज़िश्ता 20 सालों में 50 तवील सालों से बहुत मजबूत ताल्लुकात को फरोग दिया है। रूस ने 2021 में इंडिया की मसले दरामदात का 66.5% हिस्सा लिया। सिर्फ इंडिया ने रशिया को $3.3 बिलियन मालियत का सामान बरामद किया। और ज्यादातर अहम बात यह है कि 1971 में पाक इंडिया जंग में बरतानी बहरी जहाज बहरे अरब से मगरबी साहिल को निशाना बनाने वाले थे और हम मशरिक में खलीज बंगाल में जाने की तलाश में। ये वो वक्त है जब रूस ने अपनी फौज भेजी और अंग्रेजों और अमेरिका दोनों को इनके घरों में वापस धकेलने के लिए हमारी मदद की। यही वजह है कि हिंदुस्तान रशिया की मुखालफत नहीं कर सकता, और वो भी एक ज़माने में जब बदनाम ज़माना चाइनीज़ आर्मी हमारे बॉर्डर्स पर मौजूद हो। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपने इस केस स्टडी से ज़रूर कुछ अहम सीखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।